बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने कल डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में ना, उसमें ना एक चीज़ वो रह गई जो भी जहन में आया कि वो लास्ट में ना हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स ना, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में आपने ना वो आई आर यूवी और आई आर, शायद अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आपका टॉपिक है इसके हवाले से ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से वो भी आपने पढ़ा हो। और इसमें भी आपके पास आ जाता है ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके है, सिलेबस में भी आती है एक चैप्टर इसका। अच्छा, यहाँ जो ये डिस्कशन कर रहा है ना, ये बता रहा है आई आर ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ना, मैं उसमें बस दो चार बातें उसके हवाले से ना ज़रा, ताकि आइडिया हो जाए। जो आई आर है ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बेसिकली यूज़ होती है आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना मालिक्यूल्स के अंदर, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कीटोन का है, एसिड है, एस्टर है, अल्कीन है, और अल्काइन हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया, वगैरह वगैरह। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करते हैं। मसलन जो आई आर है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें ना पीक्स आती हैं, जैसे ये इन्होंने वैल्यूज दी हैं ना, तो ये उसने वाइब्रेशन की बात की कि ये जो ग्रुप्स है इनकी जो वाइब्रेशन है इस रेंज में आ रही होती है। सी एच ग्रुप है तो इस रेंज में आ रही होती। तो मतलब ये वाइब्रे उस आपके जो आई आर का स्पेक्ट्रम है ना, वो अमूमन हमारे पास होता है 400 से लेके ना 4000 पर सेंटीमीटर। ये पर सेंटीमीटर ना वेव नंबर का यूनिट है। तो 400 से लेके तकरीबन 4000 की रेंज में ना हमारे पास वो चल रहा होता है, जो आई आर स्पेक्ट्रम होता है। अब इसी रेंज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ जो है ना वो आते हैं, सिग्नल्स आते हैं। और उन सिग्नल्स को फिर हम जो है ना वो नाम देते हैं, या उससे हम जज करते हैं कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है। अच्छा, अब ये सिग्नल्स आते क्यों हैं, दो जुमले इसके ऊपर भी, कि आपके पास जो मालिक्यूल होता है ना उसके अंदर वाइब्रेशंस चल रही होती है। मालिक्यूल्स स्टेशनरी नहीं होते, रुके हुए नहीं होते, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर। और इन वाइब्रेशंस की वजह से, या इसमें जैसे आप इसको ऐसे समझ लें कि हम क्या करते हैं कि मालिक्यूल लिया, उसके ऊपर आई आर ना, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं वो फेंकते हैं। तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ बॉन्ड्स जो मौजूद हैं, मुख्तलिफ एटम जो मौजूद हैं, उनमें वाइब्रेशंस आती हैं। और उन वाइब्रेशंस की वजह से वो उस आई आर स्पेक्ट्रम के अंदर ख़ास जगहों के ऊपर ना स्पेसिफिक जो है ना वो पीक्स देते हैं हमें। अब जैसे ये, और उस वाइब्रेशन में मुख्तलिफ टाइप को 5-6 कैटेगरीज बनती है वाइब्रेशंस की ना, बेंडिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, वगैरह वगैरह। अब उसमें यहाँ पे जो हम ज़्यादातर आई आर में नोट कर रहे होते हैं ना, वो होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। के जो स्ट्रेच होता है ना, मालिक्यूल जब बॉन्ड स्ट्रेच होता है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारे पास ज़्यादातर आ रही होती है। जो बेंडिंग होती है वो बाद दफ़ा नहीं भी नज़र आती, और अगर हों तो बहुत ज़्यादा वो लो जो है ना एनर्जी के ऊपर होती हैं। अब यहाँ वो एग्जांपल दे रहा है कि आपके पास जो आपकी अल्केन्स है उसमें हमारे पास या तो ये CH3 ग्रुप होगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप हो गया, या CH2 ग्रुप होगा, या CH ग्रुप होगा। तो इन इन मिथाइल ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप है, या मिथाइन ग्रुप है, तो इनकी स्ट्रेचिंग की जो वाइब्रेशंस हैं वो इस रेंज में आ रही होती हैं। यानी 2970 से 2950 की रेंज में, और 2880 से 2860 की रेंज में आ रही होती। इसी तरह जो CH2 है उसमें ये चूंकि दो प्रोटॉन है, इसमें तीन है तो तीन तीन बॉन्ड की वजह से ये दो रेंज है, इसमें दो हैं तो दोनों की भी, इसकी भी दो रेंज है। इसमें एक ही CH का बॉन्ड है तो उसकी एक ही रेंज हमारे पास आ रही है, किस रेंज के अंदर आ जाती है। ये तो बात होगी उसकी जो है ना आपकी अल्केन की ना।
उसके बाद हमारे पास है जो साइक्लोअल्केन है, उसके अंदर जो स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन है उसमें चूंकि ज्यादातर हमारे पास CH2 ग्रुप ही होते हैं, या इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो ये CH बन गया, वरना ज्यादातर CH2 ही होते हैं। और इसकी जो रेंज आ रही है, देखिए ना, द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अनसर्टेन सेकंड ऑलमोस्ट द सेम, ये बिल्कुल सेम होती हैं जैसे वो स्टेट चेन की थी, जैसे 2935 से 2915 और 2865 से 2845, ये था ना, ये शुरू में ये 31465 और 45, यानी ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप की जिस रेंज में आ रही होती हैं, इसके अंदर भी CH2 ग्रुप ही होते हैं साइक्लोअल्केन्स के, तो वो भी उसी रेंज में आ रही होती हैं। लेकिन इनके इस वजह से हमें इनमें तो फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं इंक्रीजिंग रिंग स्ट्रेन, यानी रिंग का साइज छोटा होता जाए तो रिंग स्ट्रेन ज्यादा होती जाएगी, तो रिंग स्ट्रेन के बढ़ने की वजह से ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा पे चली जाती है, जैसे 3060 से 3040 की रेंज में चली गई है। तो ये थोड़े से ये उसमें चेंज हो जाता है। ये स्ट्रेचिंग की बात कर रहा है, अब ये उसने एग्जांपल भी दी है कि जैसे साइक्लोहेक्सेन जो है वो 1450 पर सेंटीमीटर पे जो है वो अब्जॉर्ब होती है, जो एन हेक्सेन है वो 1465 पे अब्जॉर्ब होती है। इसी तरह आपकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है 1375 के ऊपर, ड्यू टू CH3 बेंडिंग वाइब्रेशन, वो मौजूद नहीं होगा ना। जो एनएक्सेन है उसमें तो CH3 होगा ना, तो उसकी वजह से ये वाइब्रेशन आएगी। लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर CH3 ग्रुप तो नहीं होता ना, तो ये वाली वाइब्रेशन उसमें गायब हो जाती है। तो इस बेस में हम इन दोनों में थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो एन हल्के अल्केन का है या साइक्लो अल्केन का है। ठीक होगा, तो ये हल्का सा माइन्यूट सा हमारे पास इसमें ये ना, इनका IR की बेस में हम फर्क कर पाते। बस ये इसमें ये हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, जो आज का हमारा टॉपिक था, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके सेक्शन 1 में ना ये चैप्टर मौजूद है, और इसका सवाल अमूमन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आपको ये वाला चैप्टर ना हेल्प करता है बाकी जो कन्वर्जन वगैरह है ना उसमें, इन कंपाउंड, क्योंकि पेपर में स्ट्रक्चर्स तो कम ही होते हैं, कंपाउंड्स के नाम ज़्यादातर होते हैं, और नाम्स को बेस पे उन्होंने कन्वर्जन्स वगैरह बताई होती हैं, तो नाम का हमें आइडिया हो तो फिर हमारे लिए उसको जो है ना वो पेपर को अटेम्प्ट करना काफ़ी बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। ये शुरू में उसने हल्की सी रिवीजन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में, जैसे ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपको पता है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। उस साइक्लिक में फिर दो कैटेगरी है, एक होमोसाइक्लिक है जिसमें आपके पास जो रिंग बनाने वाले एटम है वो सिर्फ कार्बन ही हो तो होमोसाइक्लिक होता है। ठीक हो गया, उसके अंदर फिर दो कैटेगरी है, एक एलिसाइक्लिक ही है जो एलिफेटिक, जिसे आप साइक्लोअल्केन या साइक्लोअल्कीन कह लें, ये उस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे एरोमेटिक हैं जिसमें बेंजीन रिंग और उसके डेरिवेटिव्स शामिल हो, ये सारे होमोसाइक्लिक के नीचे एग्जाम्पल में आते हैं। उसके बाद दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक, जैसे रिंग बनाने वाले एटम जो है उसमें कोई और एटम कार्बन के अलावा मौजूद हो तो वो हेट्रो एटम उसको कहते हैं, और उस कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें एलिफेटिक भी शामिल है, इसमें एरोमेटिक भी शामिल है। ठीक हो गई, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने चार पांच तरीके लिखे हुए हैं। पहला जो तरीका लिखा हुआ है बॉन्ड्स के साथ शो की, जिसको हम डैश फार्मूला का नाम देते हैं, कि डैश के जरिए हमने बॉन्ड सारे शो किए होते हैं। दूसरा हमारे पास जिस इसी मालिक्यूल को ऐसे इकट्ठा करके लिख देते हैं, इसको कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। तीसरे नंबर पे इसको थोड़ा सा ओपन करके, यानी ये कुछ के बाण शो कर दिए और कुछ के जो है ना वो पूरे के पूरे ग्रुप शो, इसको कंडेंस्ड फार्मूला शोइंग प्रिंसिपल बाण, यानी ये कंडेंस फार्मूले की टाइप ही है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल बाण है मेन जो है वो शो किए होते हैं। चौथा तरीका ये है कि हम इस तरह सिर्फ डॉट से इस तरह ना लाइनें शो कर देते हैं। लाइनों का ये जो कॉर्नर है या ये इस तरह जो बेंड आता है ना, ये कार्बन को शो करता है कि यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है, और कार्बन के अलावा कोई भी और एटम हो तो उसको हम इस तरह लिख देते हैं जैसे ये ऑक्सीजन लिखी हुई है। और कार्बन को लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है कि जहाँ पे ये कोना कॉर्नर आ रहा है, कोना यानी उसका बांड का ख़त्म हो रहा है, वहाँ भी कार्बन है, और जहाँ पे इस लाइन के अंदर बेंड आएगा उस बेंड की जगह पे भी कार्बन मौजूद है, जैसे यहाँ पे भी है। ठीक हो गया,
तो यही 1 2 3 कार्बन है और चौथी OH, ये भी 1 2 3 कार्बन थी और चौथी OH उसके साथ जुड़ी हुई थी। पांचवा तरीका है वेज डैश्ड या वेज लाइन फार्मूला जो होता है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह के अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ये जो डॉट डैश लाइन है ये डॉटेड से शो, और ये जो ब्लैक है इसको वेज वेज लाइन कहते हैं, ये ब्लैक वाले को, और वेज डैश्ड कहते हैं उसको जो आपका आ जाता है। तो ये इस तरह अब इस ये रिप्रेजेंटेशन हमें बताते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, यानी ये हमें बता रहा है कि ये जो कौन सा बांड जो है वो आपकी तरफ है और कौन सा बांड पीछे बैक की तरफ है, इस चीज को ये शो कर रहा होता है। ये उसी को उसने एक्सप्लेन भी किया है। डैश का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस है, बॉन्ड लाइन, ये स्केलेटल फार्मूला जो है ये वाला, ये स्केलेटल फार्मूला। और उसके बाद था 3 डायमेंशनल वेज डैश या वेज लाइन फार्मूला जो बनता है। उसके बाद है जी नोमेनक्लेचर सिस्टम में हमारे पास 2 तरह के नाम आते हैं। एक ट्राइवियल या कॉमन सिस्टम, जो जर्नल नाम हम किसी कंपाउंड्स को देते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और जो IUPAC आपके पास नेम है, उनका एक पूरा रूल्स होते हैं, पूरी एक उसके प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करके कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। और ज़्यादातर जो ये आपके कॉमन नेम्स भी यूज़ होते हैं कंपाउंड्स के, लेकिन उसके साथ IUPAC नेम ज़्यादातर इसलिए यूज़ होते हैं कि इस तरीके से कंपाउंड्स को नाम देना, उनके नाम याद रखना काफ़ी आसान होता है। तो ज़्यादातर आपके जो पेपर में सवाल आता है ना, वो मोस्टली IUPAC नेम्स के साथ ही चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े मशहूर हैं जिनके जर्नल नाम, जैसे एस्टिक एसिड जर्नल नाम है, लेकिन एस्टिक एसिड एक बड़ा मशहूर है और उसके स्ट्रक्चर का आपको आइडिया है, तो इस तरह के कंपाउंड्स के जो है ना जर्नल नाम भी आपके पेपर में आ जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके जर्नल नाम जो है ना जो कभी आपने सुने भी नहीं होते, तो उस तरह के कंपाउंड्स के जर्नल नाम पेपर में नहीं होते, उनका फिर IUPAC नेम ही यूज़ होते हैं। लेकिन जो सिंपल छोटे जो आपको जुबान पे वैसे ही याद होते हैं और आपने देखे होते हैं, उसको पढ़ा होता है, तो उनके जनरल नाम वो यूज कर लेते हैं। तो उसमें नॉमेनक्लेचर में, अच्छा इसके बाद उसने दिया जी फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन। ये आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना उस और फिजिकल उसी पे डिपेंड कर रही होती हैं, और वही उसको गवर्न कर रहा होता है कि प्रॉपर्टीज उसकी कैसे चेंज होनी है, कैसे शो करनी है हमने। उसके बाद हमारे पास है ये है जी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आप कहते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, किसी भी जो आपका चेन है। जी बेटा पूछें क्वेश्चन। उसामा क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं, जो बेटा क्वेश्चन हो ना जिसने पूछना हो, वो फिर आपने माइक ऑफ करके और ऑन करके ना तो पूछ लेना। तो वो उसमें मैंने वैसे अलाउ किया हुआ है, इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि वो आप अपने आप को म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं कर सकते। जी बेटा। हेलो। लग रहा है ट्रेंड पानी है अपने। अच्छा चलो जी। अच्छा बेटा, बात हम कर रहे थे, जनरल फार्मूला था हमारा कि ये मैं ना जनरल, ये चूंकि चीज़ें तकरीबन काफ़ी हद तक आपने पहले पढ़ी हुई सुनी भी हुई हैं, तो मैं इसको ज़रा स्पीड से लेके जा रहा हूँ। जो नॉमेनक्लेचर है ना, जो मेन हमारा टॉपिक, उसको फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ना स्पीड से मूव करवा रहा हूँ। अच्छा, होमोलोगस सीरीज आपने पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपका जो है ना पूरी वो सीरीज में
एक जनरल फार्मूला आ रहा होता है, जैसे ये अल्कोहल की सीरीज है तो उसका ये जनरल फार्मूला होती है CnH2n+1 और OH। तो कार्बन एटम चेंज होते रहते हैं तो उसका फार्मूला उसी सीरीज के हिसाब से, इन इस फार्मूले के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है, तो उसको हम होमोलोगस सीरीज देते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना आसान होता है कि वो एक रिदम से चेंज हो रही होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज को उनको बताना हमें आसान होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी मिलती जुलती होती हैं। थोड़ी बहुत कंडीशंस में फ़र्क आता है, बाकी जो उनकी जो है ना जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम ही होती हैं। जो एक कंपाउंड रिएक्शन शो कर रहा होता है वो दूसरे भी वही रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। पहले हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है वो अल्केन्स की आती है। अल्केन्स में आपको ये वाली सीरीज आपने इस तरह पढ़ी, 10 तक मेरे ख्याल से काफ़ी है हमारे लिए आपके इस लेवल पे ना, कि एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, दो को इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। 10 को, 11 को वैसे अनडीकेन कहते हैं, 12 को डोडिकेन कहते हैं, 13 को प्रोपडिकेन, ये प्रोपेन वाला प्रोपडिकेन, ब्यूडिकेन, पेंटिकेन, हेक्स डिकेन, हेप्टिडिकेन, ऑक्डिकेन, इस तरह चल रहा होता है। बहरहाल 10 तक मेरे ख्याल से हमारे लिए ये वो काफ़ी, आपकी जो ना जो सवाल वगैरह होते हैं अमूमन इसी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। अच्छा, उसमें एक तरीका वो जैसे हमने पहले बात की थी जर्नल नाम देने का, वो एन स्टेट चेन को हम एन ब्यूटेन एन कहते हैं ना, एन एल्केन कहते हैं, जैसे 4 कार्बन है तो एन ब्यूटेन। और ब्रांच हो तो उसको ब्रांच में फिर इस तरह ब्रांच हो कि जो ना जो CH3 ग्रुप है ना वो दूसरी नंबर पे हो, इधर भी CH3 है और दूसरे नंबर पे भी CH, दो मिथाइल इस तरह साथ साथ जुड़े हुए हो ना, एक ही कार्बन से दो मिथाइल जुड़े हो, तो उसको हम नाम देते हैं आइसोब्यूटेन का। ठीक होगा, दो मिथाइल ग्रुप इस तरह साथ साथ जुड़े हों, एक ही कार्बन से जुड़े हों, तो इस तरह साथ साथ मौजूद होते हैं, उस उसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। हर ब्रांच वाले कंपाउंड के साथ आइसो नहीं लगता। ठीक होगा, वो आइसो वो उसके जो है ना वो ब्रांच मालिक्यूल जरूर कहलाते हैं, लेकिन आइसो जो का वर्ड है ना वो फिक्स है उस कंपाउंड के लिए जिसमें दो CH3 ग्रुप इस तरह कोने पे मौजूद हो। जैसे एग्जांपल आएगी, जैसे ये एन पेंटेन है ना 5 कार्बन, और ये वाला आपका आइसोपेंटेन है कि इसमें ये दो CH3 ग्रुप ना आपको इस तरह साथ साथ एक ही कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप इस तरह कोने के ऊपर मौजूद है, तो ये आइसोपेंटेन। और एक ही कार्बन से 4 जुड़े हों तो उसको आप न्यू पेंटेन कहते हैं, ये जर्नल नाम है। ठीक है, IUPAC नेम देने के तरीके में आपने FSC में भी पढ़े हुए हैं, तकरीबन वही चीजें हैं, हल्का से इसको मैं एक दो कंपाउंड्स को ना रिवाइज कर लेते हैं। ये इसने पहला एक टेबल दिया शॉर्ट सिंबल्स का ना, कि कम जिसने मिथाइल होता है ना ग्रुप, CH3 ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं ना, तो मिथाइल ग्रुप के एंड से जो है वो ई को उसका जो है ना सिंबल जो देते हैं वो ME देते हैं। इसी तरह इथाइल ग्रुप जो है उसको ET से शो करते हैं। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं ना, तो प्रोपेन के एंड से हमने ई को हटा के ना YL लगाया हुआ है, तो वो, और सॉरी ANE प्रोपेन था ना, प्रोपेन PANE था, तो ANE को हटा के YL लगाया तो प्रोपाइल बना हुआ है। सारों के नाम इसी तरह ही आ रहे हैं कि ANE जो एन था उसको रिप्लेस किया है YL के साथ, तो वो अल्काइल ग्रुप बन गया। जैसे ये देख ना, अल्केन था, केन के एंड से ANE को हटा के वाई लगा दिया तो अल्केन से अल्काइल, इसी तरह सारों का नाम इसी तरह चल रहा है। अच्छा, तीनों ग्रुप जो है वो स्टेट में हो तो उसको एन प्रोपाइल कहते हैं, और उसको NPR से शो करते हैं। और अगर सेंटर से जुड़ा हुआ हो तो जो दो मिथाइल ग्रुप हो गए ना इस तरह कोने के ऊपर, तो उसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं, IPR से शो करते हैं। इस तरह 4 कार्बन स्टेट में हो तो N ब्यूटेन है, 4 कार्बन इस तरह यानी ग्रुप बना हो इस वाली कार्बन से कि दो मिथाइल ग्रुप इस तरह आ रहे हो, तो उसको फिर हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं। ठीक हो गया, और अगर ये दूसरे नंबर वाले से अटैचमेंट हो तो ये चूंकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है ना, ये दो कार्बन के दरमियान सेकेंडरी कार्बन, तो उसको फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल या S ब्यूटी BU से भी शो करते हैं। और चौथी शक्ल इसकी बनती है कि वो आप इस कार्बन से अटैच हो कि वो उसके तीनों मिथाइल ग्रुप जो है वो इस तरह मौजूद हो, तो इस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। और टर्शरी कार्बन का जो
आपका अटैचमेंट होती है, फिर उसे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का नाम देते हैं, TBU से भी उसको शो करते हैं। तो मतलब इस टेबल में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको नाम जर्नल जो देने हो, उनके सिंबल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं। उसके बाद है जी नॉमन क्लेचर में। अब इसने, मैं पहले एंड पे जाके नाम देते हैं, पहले तो हम इसको ना जरा रूल को डिस्कस कर लेते हैं। रूल ये बनता है आपका ना कि अभी हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, बल्कि इसको ना छोड़े, मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ इसकी, और उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी ये आप ना, ये मैं इसके ना एक PDF बना के ना वो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये नोट्स ले लेना। बल्कि मैं आपका ना वो गूगल क्लासरूम होती है, वो मैं बना दूंगा, उसका ना कोड आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें आ जाए, क्योंकि वो कल जो लेक्चर जैसे रिकॉर्ड हुआ है ना, तो वो है तकरीबन 70 MB का ना। तो अब वो जो आपकी है ना, क्या नाम है, व्हाट्सएप है, वो 64 MB से ऊपर फाइल जो है नहीं भेज सकता ना। तो वो फिर इतनी बड़ी जो लेक्चर्स की फाइल है वो उसमें अपलोड करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए फिर वो गूगल क्लासरूम में बना दूंगा ना, उसमें आपको कोड मैं आपको दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप लिंक उसमें एंटर हो जाइएगा। तो जब भी वो लेक्चर हुआ करेगा तो मैं रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर उसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, या बाकी जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह, जो जिनका लेक्चर रह जाए तो वो वहां से सुन सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक 3 4 5 6, 3 3 6 और एक, ये 7 कार्बन की ना चेन बनती है सपोज, 1 2 3 4 है। तो यहाँ से एक इधर भी खींच लेते हैं जी। ठीक है, सपोज करें कि ये मेरे पास मालिक्यूल है एक, जिसमें ना आपका सपोज करें यहाँ से एक और मैं ग्रुप बना देता हूँ, ये CH3 वाला। ठीक होगा, ये कंपाउंड है। मैं ये कंपाउंड इसलिए लिया कि उम्मीद है कि आपके ना वो सारे जितने रूल है ना वो इसी में कवर हो जाएंगे, तो अल्केन्स का ना नोमेनक्लेचर आपको समराइज होके ना समझ आ जाएगी। अच्छा, पहला स्टेप हम ये करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं ना। तो लॉन्गेस्ट चेन में जैसे आप यहाँ देखें, एक लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ से ना रेड कलर से कर रहा हूँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन है, एक ये हो गई। दूसरी लॉन्गेस्ट चेन आपकी बनती है, अगर आप देखें तो ये ना इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया, इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ये ब्लू कलर, एक सेकंड लॉन्गेस्ट चेन ये बनती। फर्स्ट वो थी स्टेट वाली जो थी, रेड से आपसे शो की थी। दूसरी ये वाली लॉन्गेस्ट बन रही है, ये भी 7 कार्बन के साथ ही है। ठीक हो गया। तीसरा ये कि 1 2 3 4 5 6 और 7, चौथी तीसरी जो है ना आपकी, वो ये चेन बन जाएगी, ये वाला हिस्सा ना इस तरह। ठीक है, इसको मैं, आप ले लें जी, चलो पिंक कलर से शो कर लेते, ये तीसरी, 3 चेन इसके अंदर मौजूद है जो 7 7 कार्बन के साथ है। ठीक हो गया। अब पहला स्टेप हमारे पास था कि लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप था कि लॉन्गेस्ट चेन अगर एक से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे अब लॉन्गेस्ट तो 7 कार्बन की थी ना, तो ये लॉन्गेस्ट अब एक से ज्यादा हो चुकी है, जैसे ये भी 7 है, ये नीचे वाली भी 7 थी, और ये अब ये पिंक कलर वाली ये भी 7 है। तो जब एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट हो तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर हम वो चेन लेंगे जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा जुड़े हुए हों, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो ना। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये स्टेट वाली चेन लें तो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कितने आते हैं, 1 2 3, और ये नीचे वाला 4। मतलब गिन लेते हैं, जैसे ये सारा देखें आपका, ये अगर मैं, ये वाली मेरी पेरेंट चेन हो,
तो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं 4 ग्रुप उसके ऊपर लगे हुए हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देते हैं। तो 4 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मौजूद हैं। ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसकी दूसरी जो चेन थी आपके पास, एक तो ये चेन थी ना, दूसरी चेन आपके पास थी ये वाली, इस सेंस में थी, हाँ जी, ये भी 7 थी। इसके ऊपर आप गिनेंगे तो 1 2 और 3 है, इसके ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट है। पहले स्टेट वाली के ऊपर 4 थे, इसके ऊपर 3 है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी क्या है, वो आपकी ये वाली थी। ठीक हो गई। और उसके ऊपर आप सब्स्टिट्यूएंट दें तो उसके ऊपर 1 और 1 2 है, ये पूरी चेन बन गई। और सिर्फ ये 1 और 1 ये 2 है। तो हमने वो सब्स्टिट्यूएंट वो लेना है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा हो। तो वो ये आपकी ये स्टेट चेन वाली बन जाती है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा है, तो ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। ठीक हो गई। पेरेंट चेन का हमने यहाँ नाम लिख लिया, 7 कार्बन है, तो ये 7 कार्बन को आप कहते हैं हेप्टेन। ठीक हो गया, पेरेंट चेन का नाम आपका एंड पे आ गया। उससे पहले, पेरेंट चेन से पहले आपने बताने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स के जब एक से नाम लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा टाइप है, जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है और ये वाला जो है वो प्रोपाइल है, तो जब एक से ज्यादा हो तो फिर हम अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल आर्डर का मतलब ये है कि प्रोपाइल पी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप एंड पे जो है वो प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर अच्छा, उसमें फिर हमने अभी पढ़ा था प्रोपाइल 2 तरह के होते हैं, एक एन प्रोपाइल होता है और एक आइसो प्रोपाइल होता है। और तो ये चूंकि स्टेट चेन वाला है ना, एन प्रोपाइल है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन भी लिख देते हैं कि ये एन प्रोपाइल। उसके पहले फिर आपका मिथाइल आ जाएगा। प्रोपाइल से पी से पहले एम होता है जी, और एम से पहले फिर ई होता है। ठीक हो गई। 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, तो अल्फाबेटिकली इथाइल ई ई ई पहले है, एम बाद में है, पी उसके बाद में है, तो इसलिए इथाइल मिथाइल और प्रोपाइल लिख दिए। ये पी को हम देख रहे हैं, एन को नहीं देख ले। एन जो है वो नाम का हिस्सा नहीं है, अल्फाबेटिकल आर्डर देखते हुए आप पी को देख रहे हैं, एन को नहीं देख रहे। ओके जी, ये आपके पास तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आ गए। अब जो सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है, जैसे यहाँ मिथाइल एक से ज्यादा है, तो उनके नाम के साथ फिर हम वो डाई लगा देते हैं कि ये 2 मिथाइल हैं या 3 हो, जितने हो उसी हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा लगा देते हैं। तो ये डाई मिथाइल हो गए जी, 2 मिथाइल नाम हो गए जी। अच्छा, नाम से फिर पहले हमने उनकी पोजीशन भी बतानी है। ठीक होगा। इस वक्त हमारे पास जो पोजीशन है वो आपके पास बन गई, जैसे इथाइल है, तो इथाइल वाला ये आपका ग्रुप है। तो अब हम इसमें नंबरिंग जो करें, नंबरिंग भी तो हमने करनी थी ना लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग। तो नंबरिंग हम उस एंड से करते हैं जिस एंड से ये जो ब्रांचें हैं वो करीब होती हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये वाली जो साइड है ना, ये इधर ब्रांचें, ये एक और 2 ब्रांचें ये इधर से करीब बन रही है। या दूसरा आसान तरीका ये होता है कि नंबरिंग कर ली जाए दोनों तरफ से, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और इधर से भी कर ली जाए 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से नंबरिंग कर ली जाए। और फिर आप जिस जिस नंबर पे ब्रांच लगी है ना, उस नंबर को जमा कर लें। जैसे मैं अभी इसमें देखो ना जरा, कि ये जो ऊपर वाली नंबरिंग है इसको पहले देख लें, जिसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ ब्लू कलर से। ये ऊपर वाली जो नंबर, इसको आप देखें तो इसमें दूसरे नंबर पे, ये देखिए दूसरे नंबर पे ब्रांच लगी हुई है जमा। तीसरे नंबर पे ब्रांच लगी हुई है, उसमें 3 को जमा कर दिया, फिर जमा। चौथे नंबर पे ब्रांच लगी हुई है 4, फिर जमा। 5वें नंबर पे ब्रांच लगी हुई है। ठीक होगा। तो 2 3 4 और 5, इन सारों को जमा करें तो इसका आंसर आ जाएगा जी 5 5 10 और 4 14 आ जाते हैं। ठीक होगा। अच्छा, इसी तरह अब अगर इधर से जो ब्लैक वाली नंबरिंग अब उसको देखें, तो उसके हिसाब से पहले तीसरे नंबर पे,
फिर चौथे नंबर पे, फिर पांचवें नंबर पे, फिर छठे नंबर पे। और इनको जमा करें तो 4 3 7 5 12 और 6 18 हो जाए। यानी ब्लैक वाली नंबरिंग को अगर मैं काउंट करूं तो जहां जहां ब्रांच लगी, तीसरे पे लगी थी, चौथे पे लगी थी, पांचवे पे लगी थी और छठे पे लगी थी, उनको जमा किया तो जिधर से सम छोटा आता है वो वाली नंबरिंग हमारी ठीक होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लैक वाली नंबरिंग है ये आपकी अब उड़ जाएगी, ये ठीक नहीं है। ये ब्लू वाली जो नंबरिंग है आपकी वो ठीक है, कि उसका जो सम था वो बहुत छोटा आ रहा था। ठीक है, 14 के साथ आ रहा था, तो वो हमारे पास ये नंबरिंग वाली ठीक है, ये 18 वाला नंबरिंग वाला ठीक नहीं था। अच्छा, अब आप पोजीशन जब बताएंगे तो इथाइल किस पोजीशन पे है जी? तीसरे नंबर पे है, तो उसके नाम से पहले आपने 3 और डैश, नंबर और नाम के दरमियान आपने डैश लगाना है। नंबर और नाम जहां भी आएगा उनके दरमियान में डैश आएगा, तो इथाइल से पहले 3 लगा इस तरह डाइमिथाइल जो है उससे पहले कहाँ पे है जी? दूसरे नंबर पे है और पांचवें नंबर पे, तो 2 और कॉमा 5 और डैश। नंबर और नाम के दरमियान डैश है और दो नंबरों के दरमियान कॉमा आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह एन प्रोपाइल है, तो एन प्रोपाइल जो है वो चौथे नंबर पे, तो 4 और फिर डैश आ गया। ठीक हो गया। और फिर एंड पे आपके पास हेप्टेन है, इसी को आप इकट्ठा कर देंगे। और नाम का जो पहला हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे पहला लेटर ई है तो ई को हम कैपिटल कर देंगे, तो मेरे पास जो अब फाइनल इसका नाम बनेगा वो 3 इथाइल 2 5 डाइमिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक हो गया। ये ओवरऑल इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। इसमें आप देख लें कि दो नाम के दरमियान कोई गैप नहीं है, नाम और नंबर के दरमियान डैश आ रही है जहां भी नाम और नंबर इकट्ठा आ रहा है, और दो नंबरों के दरमियान जो है वो कॉमा आ रहा है। ठीक हो गया। और दो नामों के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, वो साथ साथ लिखे जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल इसको नाम देने का तरीकेकार हो गया। अब आपके पास जो कंपाउंड्स हैं उनको अगर हम नाम देते जाते हैं जरा प्रैक्टिस के लिए, जैसे ये कंपाउंड दिया है इसने, आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन लें, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। और ब्रांच जो आपकी है वो इस साइड से करीब है, तीसरे नंबर पे है, इस साइड से तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रही है ना, तो ये जिधर से करीब है वो नंबरिंग उसने दी है 1 2 3 4 5। तो इसका नाम आप देंगे तो आप कहेंगे 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, और 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं, तो इसका नाम 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक हो गई। उसके बाद जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को नाम देंगे तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ये वाली आ गई। और नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, क्योंकि इधर दो मिथाइल ग्रुप जो है वो करीब है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो 2 पे भी मिथाइल है, 2 पे और दो दफा है, और फिर 3 4 पे भी मिथाइल है। ठीक है। तो हम फिर 3 मिथाइल है ना, तो ट्राई मिथाइल तो लिखेंगे नाम में ना, ये जैसे नाम नीचे देखे लिखा ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं, तो ट्राई मिथाइल पेंटेन तो हो गया। लेकिन जो ये आपकी पोजीशन उसकी बतानी, तो दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल हैं, तो इसलिए उस नंबर को आपने दो दफा लिखना है, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ताकि पता चले कि 3 मिथाइल जो है वो किस किस पोजीशन पे है, कि दूसरी पोजीशन पे 2 हैं और एक चौथी पे है, तो टोटल 3 हो गए। इसलिए नंबर को आपने जितने ग्रुप्स हों उस हिसाब से शो करना है। दूसरा तरीका जी, ये आपका ये जितनी अभी मैंने बात की, ये आपने एफएससी में भी ये चीजें पढ़ी थी, लेकिन अब जो बात आ रही है ना वो थोड़ी सी उससे हट के है ना, वो ये है, ये जो पहले वाला ग्रुप दिया ना लेफ्ट साइड पे आपके, इसका कंपाउंड का जो नाम देंगे आप, तो नाम तो इसी तरह आ जाएगा ना, जैसे ये आपका लॉन्गेस्ट चेन ली, तो ये स्टेट वाली सारी आपकी लॉन्गेस्ट बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की। ठीक है। नंबरिंग इधर से ही हो जाएगी जिधर ये दो लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 और 5 है, तो 2 पे 2 मिथाइल है और 5 पे इथाइल है, तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले है, तो 5 इथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और हेप्टेन आ गया, 5 7 कार्बन की हेप्टेन आ गया। अच्छा, अब इधर जरा आ जाए,
ये भी सिंपल सा स्ट्रक्चर था। ये आप जरा इसको उसने दो तरह से लिखा हुआ है। एक तो पहली लॉन्गेस्ट चेन आप लेना, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेट चेन वाली 8 आ गई, और उसके ऊपर ये 2 मिथाइल और एक ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको अब मैं नाम दूं तो आप कहेंगे सर आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल में जो आई है ना, ये नाम का हिस्सा है। आइसोप्रोपाइल में जो आइसो लगा हुआ है, ये प्रोपाइल के साथ नाम का हिस्सा होता है। अल्फाबेटिकली आप देखते हुए आई को कंसीडर करेंगे, पी को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एन प्रोपाइल में जब एन आप लगा रहे होते हैं तो उस वक्त आपने एन जो होता है वो नाम का हिस्सा नहीं कंसीडर होता, उस वक्त पी को ही देख रहे होते हैं अल्फाबेटिकल आर्डर बनाते हुए। ठीक होगा। लेकिन आइसो प्रोपाइल, आइसो का वर्ड जहाँ यूज हो गया वहाँ आई को आपने कंसीडर करना है, और ये नाम का हिस्सा इस तरह कि इसके दरमियान डैश भी नहीं होती, ये नाम के साथ मिला हुआ होता है, लगा होता है। ठीक होगा। तो अब नाम में आइसोप्रोपाइल पहले आएगा तो वो नंबर पोजीशन पांचवी बनी जी, इधर से 1 2 3 4 और 5, तो 5 आइसोप्रोपाइल हो गया। और 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 डाई मिथाइल हो गया, 2 डाई मिथाइल। और 8 कार्बन आपकी थी, उसका ऑक्टेन नाम हो गया। तो 5 आइसोप्रोपाइल 2 डाई मिथाइल ऑक्टेन हो गया। ठीक हो गया। एक तरीका नाम देने का तो ये हो गया जो आपने अभी जर्नल बात की हुई है। ठीक हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है, वो भी ये नीचे से लिखना, 5 मिथाइल इथाइल। 5 मिथाइल इथाइल 2 डाई मिथाइल। अच्छा 2 डाई मिथाइल ऑक्टेन तो ऊपर वाला वैसे ही है जी। ये जो 5 आइसोप्रोपाइल था ना, आइसोप्रोपाइल की जगह उसने ये लिखा है मिथाइल इथाइल। वो कैसे, अब जरा देखें। इसमें ये आइसोप्रोपाइल था, आइसोप्रोपाइल में ये जो CH और CH3 है ना, ये आपका इथाइल ग्रुप है। CH और CH3 दो कार्बन को इथाइल का नाम दिया जा सकता है, ये इथाइल ग्रुप है। और इस इथाइल की जो पहली पोजीशन है, ये जिस तरफ से वो जुड़ा हो ना, वो वाली कार्बन नंबर 1 होती है। तो नंबर 1 कार्बन के ऊपर वो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक होगा। तो इसलिए इसका नाम मिथाइल इथाइल हो गया, मिथाइल इथाइल हो गया। ठीक हो गया। तो 5 के ऊपर मिथाइल है, 1 पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि इथाइल ग्रुप की जो है, जब मिथाइल इथाइल होगा तो वो जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो पहली कार्बन के ऊपर है। क्योंकि अगर इधर होता तो आप उसको नाम फिर प्रोपाइल दे रहे होते ना, 1 2 3 एन प्रोपाइल नाम देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे इस वजह से उसको मिथाइल इथाइल का नाम दिया, तो इसलिए नंबर 1 आप लगाना चाहें, अगर लगाएंगे तो फिर ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे, ब्रैकेट इथाइल के बाद भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पे डैश के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर 1 लगाएंगे। और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर इसी तरह आप इसको शो कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ रही है। मैं इसको अगर लिख दूं, मतलब इसी इसी नाम को लिख रहे हैं, अगर वो डैश आप लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा 1 के साथ ना, कि 5 डैश हो गया, ब्रैकेट शुरू होगी, फिर 1 डैश मिथाइल इथाइल और ब्रैकेट क्लोज होगी, और बाकी वही नाम आपका 2 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है जी। बाकी नाम आपका वही है। तो यहाँ पे वो अगर आप 1 लगाएंगे तो फिर आपने ब्रैकेट में लगाने इस तरह, ताकि आइडिया हो कि जनाब ये पूरे का पूरा एक ही ग्रुप है, और ये जो 1 पोजीशन है ये इस मिथाइल की है, कि इथाइल की 1 पोजीशन के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये पूरे का पूरा ग्रुप फिर 5वीं पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, किसकी, ऑक्टेन की। तो ये हमें फिर वो बाद स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद है जी साइक्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर है। ये दो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। अल्केन तो हो गया आपका, जो साइक्लो अल्केन वाला ये कर लेते हैं। अच्छा साइक्लो अल्केन में जैसे ये नाम आपने पहले स्ट्रक्चर वगैरह में, या सर ने शायद आपको ये अल्केन पढ़ा, साइक्लो अल्केन पढ़ाई, तो उसमें नोमेनक्लेचर भी शायद करवा दिया होगा अल्केन का भी और उसका भी। तो मैंने बस उसी को रिवाइज थोड़ा सा किया है कि एक तो ये 3 कार्बन को आप साइक्लोप्रोपेन कहते हैं ना, 3 कार्बन की प्रोपेन होती है तो वहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन हो गया। 6 कार्बन का हेक्सेन होता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से उसको साइक्लो हेक्सेन नाम दे रहे हैं। ये तो सिंपल नाम हो गए। अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की ना, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा हो, जैसे एक ही लगा हुआ ये, तो एक को तो फिर आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लगाएंगे, और एंड पे आप उसकी जो साइक्लो अल्केन होगी उसका नाम लिख देंगे। जैसे ये मिथाइल ग्रुप है और ये साइक्लो प्रोपेन है, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह ये वाला साइक्लोब्यूटेन है, और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक 1 पोजीशन पे एक 2 पोजीशन पे, तो 1 2
डाईमिथाइल, इसको 1 रख लें, ये इसको 1 रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों एक जैसे ग्रुप हैं। तो 1,2 डाईमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, इसको हम नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। और ये देखो उसने लिखा नॉट 1,4, क्यों कि हम जब इसको 1 दूंगा तो फिर मैंने उस तरफ जाना ना जो मुझे करीब तरीन पड़ता है ना, इधर से तो वो देखो ना 1 2 3 4 इधर से तो दूर पड़ता है ना, इधर से करीब पड़ता है, तो हम फिर 1,2 नाम देंगे, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो। इस तरह ये साइक्लोहेक्सेन थी पेरेंट जो है, और उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तो एक 1 रखूं तो दूसरा 3 पोजीशन बनती है ना, 1 2 3, तो 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरह ये साइक्लोब्यूटेन हो गया जी। और ये इथाइल ग्रुप आपके पास मौजूद है CH3CH2, तो उसको फिर इथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो गया। ये साइक्लोपेंटेन है 5 कार्बन का, और 2 मिथाइल ग्रुप एक ही पोजीशन पे लगे हैं, तो इसलिए उसको फिर हम नाम सिर्फ डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन लिखने से बात क्लियर नहीं होगी, साथ 1 1 लिखना पड़ेगा कि जी पहली पोजीशन के ऊपर ही दोनों मिथाइल लगे हुए हैं, यानी एक ही जगह पे दोनों लगे, तो इसलिए उसको हम लिखते हैं 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर आप कहेंगे सर 1 पोजीशन तो ये टॉप वाली बननी चाहिए, तो फिर हम कहते हैं कि असल में जब ये ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था तो ये पांचों कार्बन एक जैसी हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, कोई नंबर 1 नहीं है। लेकिन जब कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो जिस कार्बन से वो जुड़ता है वही कार्बन नंबर 1 बन जाती है, उसी की प्रायोरिटी आ जाती है बाकी कार्बन की निस्बत से। चूंकि ये दोनों इससे जुड़े हैं तो यही कार्बन नंबर 1 बन गई, और हमने फिर 1 1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम लिख दिया। इस तरह ये साइक्लोहेक्सेन है जी, 1,3 साइक्लोहेक्सेन अभी मैंने पढ़ा था 1,3 डाईमिथाइल, अब ये 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, पहली और चौथी कार्बन के ऊपर है। ठीक हो गया। इसका नाम जी साइक्लोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन ये हो गया, और इसका नाम आपको पता है आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया। और दूसरा नाम जैसे अभी हमने दिया था उस तरह नाम दे, तो फिर आपको ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये हमने लिखा हुआ ये वाला नाम कि 1 साइक्लो पेंटेन था ना, पेंटेन साइक्लो पेंटेन हो गया। अच्छा आइसोप्रोपाइल लिखूं तो साथ 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जहां भी जुड़ा हुआ है वो नंबर 1 पोजीशन है, अंडरस्टूड है। 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको जो जिस तरह हमने पीछे किया था इथाइल ग्रुप बना दूं और साथ मिथाइल का सब्स्टिट्यूट बता दूं, तो मिथाइल इथाइल बोलूं, तो फिर मैं इस तरह लिखूंगा 1 मिथाइल इथाइल है, इथाइल की पहली पोजीशन के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है। अच्छा अब जब भी आप एक नंबर नाम को स्टार्ट करते हैं वो कभी भी ब्रैकेट से शुरू नहीं होता, वो नंबर से या सिंपल नाम से शो होता है, तो इसलिए यहाँ पे फिर मुझे 1 लगाना पड़ा। वैसे जरूरत नहीं थी, अगर मैं इसी का नाम ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आइसो, अगर मैं दूं आइसो प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन, ठीक है, ये नाम दूं, तो इस नाम में मुझे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगा दूं तो भी ठीक है, ना लगाऊं तो भी ठीक है। लेकिन इस केस में अगर मैं 1 ना लगाऊं तो वो एक टेक्निकल मिस्टेक ये है कि कोई भी नाम जो है वो इस तरह ब्रैकेट से शुरू नहीं होता, उसके शुरू में कोई एक सिंपल नाम होना चाहिए या कोई नंबर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मुझे फिर 1 लगाना पड़ा कि ये साइक्लोपेंटेन की 1 पोजीशन जो है वहां के ऊपर ये 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप या आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ। ठीक हो गई। उसके बाद ये नाम है जी साइक्लोहेक्सेन, सेंटर में आ गया, ये आपके पास आ गया। अब उसके ऊपर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो जनरल नाम दूं मैं उसको, तो एक तरफ है इथाइल ग्रुप, और ये 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, और इसको आप कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ना, अभी पीछे हमने बात की थी, क्योंकि ये जो कार्बन है ये जहाँ जिसपे ये 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं ये टर्शरी कार्बन है, तो इस वजह से इसको फिर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप पूरे का पूरा नाम दूं और इधर से इथाइल दूं, तो इथाइल ई से शुरू हो रहा है और टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो बी से शुरू हो रहा है, और आपको पता है कि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है ई बाद में आता है, तो इसलिए उन्होंने ये ब्यूटाइल वाले को नंबर 1 रखा है, ये नंबर 1 पे आ गया, और ये वाला जो है वो नंबर 4 पे चला गया, तो आपका इसका नाम बन गया 1 टर्शरी ब्यूटाइल।
ये टर्शरी जो होते हैं ये या सेकेंडरी वगैरह ये नाम बताने में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हम बी कोई देख रहे हैं, ठीक हो गया। और पहला नाम लेटर भी कैपिटल आपने रखना है। तो 1 टर्शरी ब्यूटाइल, 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 पे टर्शरी ब्यूटाइल होगी और चौथे नंबर पे ये इथाइल ग्रुप हो गया और साइक्लोहेक्सेन होगी। एक तरीका तो ये सिंपल हो गया। दूसरा जो इसने नाम लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, 1 इथाइल है और 4 पे 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट चेन आपके पास वही है साइक्लोहेक्सेन वाली, ठीक हो गई। और इसको अब उसी तरह अब ये जिस नाम नहीं इसको किया, ये इथाइल ग्रुप है और उसके ऊपर नाम था तो मिथाइल इथाइल बोला, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये इस कार्बन को और इस कार्बन को अगर हम इथाइल बना लें, इथाइल बना लें तो इथाइल के ऊपर फिर 2 मिथाइल जुड़े हुए और उसकी कौन सी पोजीशन पे, पहली पे। तो इसलिए पहली पोजीशन को 2 दफा लिखा, 1 1 लिख दिया कि 2 ग्रुप है ना, तो 1 1 डाई मिथाइल हो गया, 1 1 डाई मिथाइल हो गया। और इन 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल हो गया, इस पूरे का अब नाम हो गया 1 1 डाई मिथाइल इथाइल हो गया। अच्छा, अब जब मैं टर्शरी ब्यूटाइल नाम दे रहा हूं तो फिर तो अल्फाबेटिकली बी पहले आ रहा था, ई बाद में, और ये ऑर्डर चल रहा था। इथाइल को चौथा नंबर मिला था और ब्यूटाइल को पहला मिला था। लेकिन जब मैं इथाइल की बेस पे इस तरह नाम दे रहा हूं तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, इथाइल दोनों में सेम आ गया, ठीक होगा। अब इथाइल के ऊपर फिर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो यहाँ पे एम लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई नहीं लगा हुआ, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ उसको नंबर 1 रख लिया, यानी ये 1 पे इथाइल आ गया आपका। और जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे उसको फिर चौथे नंबर पे रख दिया, वो 1 रखा जाएगा, तो फिर ये 2 3 4 बन जाएगा। तो 1 इथाइल हो गया और 4 पे फिर 1 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। इस तरह इसका नाम देंगे। तो अब ये आपके पास इन 2 मिथाइल में से किसी को आपने 1 कहना है, ऐसी है जी। अगर मैं इसको, अब इसमें है डबल बॉन्ड, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है, अल्कीन बना हुआ है ना। तो आपने पढ़ा हुआ जब अल्कीन हो तो फिर हम डबल बॉन्ड को देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो है उसको छोटे से छोटा नंबर मिले, उसके करीब तरीन से नंबरिंग शुरू की जाए, ठीक होगा। अब मैं डबल बॉन्ड पे पोजीशन पे नंबरिंग जब करूंगा तो मैं इस ऊपर वाले जो खाली मिथाइल उसको नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि उसको नंबर 1 रखूं तो ये नंबर 2 बनता है, और यहां से अगर नंबर 1 रखूं तो ये इसका लोएस्ट नंबर बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी नंबर 1 रखा जा सकता है, इस साइड वाले को भी, लेकिन एक साइड पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, दूसरी साइड पे ये मिथाइल लगा हुआ है, तो जिधर मिथाइल लगा हुआ है उसको नंबर 1 रखा जाना ज्यादा प्रेफरेंस है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिलेगा। तो इसलिए सब्स्टिट्यूएंट वाली नंबरिंग भी शामिल हो गई और डबल बॉन्ड वाली नंबरिंग भी शामिल होगी, इसलिए ये वाली जो कार्बन है इसे नंबर 1 रखेंगे। अच्छा, अब इसको 1 रखूं तो मैं इधर ऊपर वाले मिथाइल की जगह 2 जो है ये नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड वाले को शामिल करना है, तो इसलिए 1 ये और तो 2 ये होना चाहिए, तो 1 2 हो गया। तो अब मुझे इधर ही जाना पड़ेगा 3 4 5 6 पे, तो 1 पे भी मिथाइल है और 6 पे भी मिथाइल है, तो इसलिए 1 6 डाई मिथाइल और ये 6 कार्बन को साइक्लोहेक्सीन का नाम दे दिया। इसी तरह ये 1 2 3 है, 3 कार्बन को आप एन प्रोपाइल कहते हैं ना, तो इसको आप एन प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन भी नाम दे सकते हैं, एन प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो गया। या दूसरा नाम जो उसने लिखा 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, वो उसी नंबर को इस यानी जिस पे प्रोपाइल जुड़ा उसको नंबर 1 रख दिया, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन भी कह सकते हैं। या एक नाम जैसे ये दिया ना प्रोपेन 1 आयल, ये बता रहा है कि प्रोपेन का जो ग्रुप है ना वो पहली कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 आयल का मतलब ये कि पहली पोजीशन के ऊपर उसका ग्रुप बना हुआ है, यानी आपको पता हो, याद होगा आइसोप्रोपाइल भी तो हो सकता है ना, यानी ये जुड़ना जो है वो यहाँ से भी तो हो सकता है, यहाँ से होगा तो फिर वो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा, ठीक होगा। तो वो क्लियर करने के लिए भी प्रोपाइल तो है, तो कौन सा प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल वाला है या स्ट्रेट चेन वाला है, तो इसलिए ये प्रोपेन के साथ 1 लगा दिया, ठीक होगा। जो प्रोपेन 1 आयल और साइक्लो ब्यूटेन उसका नाम हो गया। क्लियर है जी पॉइंट। यानी 1 आयल से ना, 1 आयल से मतलब पहले कार्बन से ये ग्रुप बना हुआ है और यहीं से फिर आगे साइक्लोब्यूटेन से जुड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये लास्ट पेज है जिसका साइक्लोब्यूटेन का। अच्छा, ये अब बात कर रहा है जी बाई साइक्लो अल्केन्स की ना, यानी
साइक्लो अल्केन्स तो हैं लेकिन एक से ज्यादा रिंग मौजूद हो ना, जैसे ये रिंग मौजूद है एक से ज्यादा, ये भी एक रिंग है, ये 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग है, और इधर से भी 1 2 3 4 और 5 मेंबर का रिंग। तो इस तरह जो बाई साइक्लो रिंग बने होते हैं इसको ऐसे भी शो कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3, ये 4 और ऊपर वाला 5। तो इस तरह शो कर लें, इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, एक ही चीज को शो करने के दो तीन तरीके। इस तरह के नाम दें तो कैसे नाम दें? एक तो इसने ये जनरल नाम इसका लिखा हुआ है नारबोरनेन, नॉर बोरनेन, ये जर्नल नाम है, ठीक हो गया। अच्छा, और आईयूपीसी नेम क्या कहता है? वो कहता है आप टोटल कार्बन गिन लो, टोटल कितनी है? दो, दो चार, दो छः और एक ऊपर मिला के सात, तो सात को क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। लिख दिया जी, हेप्टेन लिख दिया। अच्छा, अब ये दो रिंग बन रहे हैं ना, दो साइकिल हैं, तो वो लिख दिया बाई साइक्लो, कि दो साइकिल रिंग इसके अंदर मौजूद है, बाई साइक्लो हेप्टेन है। ये बात समझ आ गई। अब वो रिंग किस तरह बने हुए हैं वो भी उसने बता दिया। ये दो बता रहा है कि एक तरफ दो कार्बन है, फिर दो बता रहा है दूसरी तरफ भी दो कार्बन है, और जो आखिरी नंबर होता है ना ये बताता है कि वो जो दरमियान वाली आपस में जुड़ी हुई है उनके दरमियान में कितनी कार्बन है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, इन इन दो के दरमियान ये एक कार्बन है, तो इसलिए वन लिख दिया। तो 2 2 1 बन गया। टू एक तरफ है, टू एक तरफ है, और टॉप पे एक है, ब्रिज, इसे ब्रिज कह लेना। तो जो ब्रिज वाली कार्बन है वो एक है, नंबर ऑफ कार्बन इन द ब्रिज, वो आखिरी नंबर पे हम लिखते हैं, आखिरी पे। शुरू पे पहले दो नंबर पे हम लेफ्ट और राइट बताते हैं, और एंड वाला जो होता है वो रिंग का बताया जाता है कि वहाँ कितनी कार्बन है, और लास्ट में हम पूरे टोटल कार्बन जितनी है उनके नाम लिख देते हैं। तो टोटल ये 7 थी, तो इसलिए हेप्टेन लिखा। दो रिंग बन रहे हैं इसलिए इसको बाईसाइक्लो लिखा, ठीक हो गया। और दो दो एक क्या हुए हैं कि दो एक तरफ है, दो कार्बन एक तरफ है, और जो ब्रिज है उसके ऊपर भी एक है, तो एक ये ब्रिज वाली आ गई, तो दो दो वन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम शो कर देते हैं। जैसे इसकी मिसाल और ले लें, जैसे इसको आप शो करेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे लिख ला बाईसाइक्लो, दो साइकिल है। अच्छा, अब एक तरफ एक दो तीन, ये कार्बन जो जुड़ी हुई है ना ये ब्रिज है, और ब्रिज के एक तरफ कितनी है? चार कार्बन है, और ब्रिज के दूसरी तरफ है तीन कार्बन, तो चार भी लिख दिया और तीन भी लिख दिया डॉट के साथ ना, 4 डॉट 3 डॉट। अच्छा, अब वो जो ब्रिज वाली दो कार्बन है उनके दरमियान में कितनी कार्बन आई है? कोई भी नहीं है। इधर तो इधर ना, ये जो ब्रिज वाली दो कार्बन थी उनके दरमियान एक आई थी, तो इसलिए वन लिख दिया था। और यहाँ पे जो ब्रिज वाली दो कार्बन उनके दरमियान कोई कार्बन नहीं आई, तो जीरो लिख दिया, 4 3 0। और ये टोटल कार्बन ये 4 3 7 और 8 9 है, तो 9 को हम नोनेन कहते हैं, तो इसका नाम हो गया बाईसाइक्लो 4 3 0 नोनेन, या इसका जर्नल नाम ये है जी, हाइड्रिन डेन, ठीक हो गई। उसके बाद ये है जी, ये भी बाईसाइक्लो, इसका नाम देंगे तो बाईसाइक्लो, इधर भी चार हैं, इधर भी चार हैं, और दरमियान में जीरो है, तो 4 4 0 हो गया। और टोटल कार्बन 4 4 8 और 2 10 हैं, तो 10 को डिकेन कहते हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक हो गई। इस तरह इसका नाम देंगे तो बाईसाइक्लो, दो एक तरफ दो एक तरफ और दो ही ऊपर है, तो 2 2 2 हो गया, और टोटल कार्बन 8 है, तो ऑक्टेन इसका नाम हो गया। लास्ट 8 मिथाइल बाईसाइक्लो। अच्छा, अब देखना बाईसाइक्लो आपके पास तो 3 to 1 ऑक्टेन उसी तरीके से, ये दो साइक्लो है, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ एक दो तीन कार्बन है, तीन ये रिंग ये आपका ब्रिज है, ब्रिज के एक तरफ तीन कार्बन है, ब्रिज के एक तरफ दो कार्बन है, तो तीन दो आ गया। और ब्रिज के अंदर कितनी कार्बन है? एक ही कार्बन है, ये ब्रिज वाले ऊपर सब्स्टिट्यूएंट को नहीं गिन रहे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं गिन रहे, सिर्फ वो ब्रिज वाली ना, इस इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है, उस कार्बन की बात कर, वो एक ही है, ठीक हो गया। तो उसको वन कह दिया, तो ये बन गया बाईसाइक्लो 3 to 1 ऑक्टेन हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल तो मैं लिख दूं, लेकिन अब वो मिथाइल क्लियर नहीं होता, मिथाइल की पोजीशन कौन सी है ना, किस पोजीशन पे वो आपका ना ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। उसमें फिर हम जब नंबरिंग करते हैं ना, ये उसने लिखा ना ऊपर, बल्कि मैं वैसे बता देता हूँ कि ये जो आप जब नंबरिंग, अब फिर नंबरिंग कर लेंगे, जब सब्स्टिट्यूट हो तो फिर नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग किस तरह करेंगे कि जो ब्रिज वाली कार्बन है उधर आप वन रखेंगे, इसको वन रख लें या इसको वन रख लें। और नंबरिंग आप करेंगे किस तरफ से आएंगे? बड़े रिंग की तरफ से, जो बड़ा रिंग है ना जहाँ ज्यादा कार्बन है उसकी तरफ, उसको पहले नंबर करेंगे। छोटे वाले को, इधर तीन कार्बन थी इधर दो थी, तो इसको पहले करेंगे उसको बाद में करेंगे, इसलिए नंबर वन इसको रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो 1 2 3 4 5
6 7 और एंड पे ब्रिज वाली 8 आ गई। और इधर से करेंगे तो फिर भी यही नंबरिंग होनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ब्रिज वाली 8 हो जानी है। और 8 पे ऊपर मिथाइल है तो इसलिए नाम दे दिया 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन का। ठीक हो गया। इसी तरह ये लास्ट एग्जांपल इसकी जी कर ले, इसको नाम देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 4 3 0 नोनेन। ठीक हो गया। अब वो बाईसाइक्लो तो बन गई, दो रिंग है। और 4 3 0 आपको पता है ये एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है, तो 4 और 3 हो गई। ठीक हो गया। और जीरो जो जो ब्रिज है उसके अंदर कोई कार्बन नहीं है तो जीरो हो गया। और टोटल कार्बन कितनी थी, वो 9 थी, तो नौ नोनेन लिख दिया। अब 9 के अंदर देखें वो ग्रुप शामिल नहीं है। ठीक है, ग्रुप को शामिल नहीं किया हुआ, बाकी जो रिंग के बना रही है ना हिस्सा, सिर्फ उन्हीं को गिना है, वो 9 है। और फिर नंबरिंग उसी तरह कर ली, इसको 1 रख लें या इसको 1 रख लें, एक ही बात है। और नंबरिंग आपने फिर उधर से करने, बड़े रिंग की तरफ आना है तो इधर से 1 2 3 4 5 6 आ जाए, या इधर से 1 2 3 4 5 6 आ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 8 9 है, ये उधर से आएंगे तो इधर से 7 8 9 है। आपका सब्स्टिट्यूट 8वीं पोजीशन पे ही आ रहा है। हाँ, अगर होता ना ये यहाँ पे, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता, इस कोने पे होता, तो फिर मैं इसको नंबर 1 नहीं रखता बल्कि इसको रखता, क्योंकि इसको नंबर 1 रखूं तो फिर 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर पे आता। और अगर उसको रखता तो फिर इधर से आगे तो वो 9 नंबर पे आना था, फिर बड़ा नंबर मिलना था। तो अगर ये वाला मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे होता तो फिर मैं नंबरिंग इधर की बजाय यहां से कही जाती। ठीक हो गई। ये पॉइंट आपने देने चले जी, बाकी स्पाइरल केन फिर कल कर लेंगे।